विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रात में अपने दिल की बात कहते हुए, बल्कि इसरार करते हुए कि उनके दिल की दास्तान कोई सुन ले, ये वो कलाकार हैं जो हम सबके दिलो दिमाग में आज तक छाए हुए हैं। और ये अमर कलाकार हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सदाबहार देवानंद जी। जी, और मनीषा जी, एक और विशेषण लगाना आप भूल गई हैं। उन्हें चॉकलेट हीरो के रूप में जाना जाता था। बेहद खूबसूरत शख्सियत के देव साहब अपने एक स्टाइल की वजह से जाने जाते थे, और वो स्टाइल उसके बाद न हुई न होगी। जी बिल्कुल, चाहे उनकी अदा कपड़ों के बारे में हो, हाँ, या बातों की, हाँ, यानी उनका डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल था, हाँ, वो बड़ा ही निराला था। बिल्कुल। देव साहब के बारे में जब हमारे श्रोता सुनते हैं तो आप ही नहीं, हम सब के जहन में वो तस्वीरें ताजा होने लगती हैं, बहुत से गीत ताजा होने लगते हैं। और जैसा कि अभी जयंत जी ने कहा कि उनकी एक्टिंग हमारे सामने ताजा होने लगती है। उनके बारे में कुछ बात की जाए, देव साहब 26 सितंबर 1923 को जन्मे थे श्रोताओं। जी, और वो जगह थी शकरगढ़, तहसील गुरदासपुर, पंजाब, और इनका मूल नाम था धर्मदेव आनंद। एडवोकेट पिशोरीमल आनंद के 4 बेटों में से एक थे देवानंद साहब, और इनका नंबर था तीसरा। सबसे बड़े भाई थे मनमोहन आनंद, फिर चेतन आनंद, फिर देव आनंद, और फिर विजय आनंद। विजय आनंद को हम गोल्डी आनंद के नाम से भी जानते हैं। और उनकी एक बहन शीलकांता कपूर। उनके बेटे शेखर कपूर साहब को हम सब जानते हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक के रूप में। तो इस तरह से देवानंद साहब के वो हुए भांजे, यानी शेखर कपूर जी हुए देवानंद जी के भांजे। जी, देवानंद साहब की स्कूली पढ़ाई जो है वो डलहौजी में हुई। फिर वो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए धर्मशाला आ गए, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले गए। जी, और इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था उन्होंने। वो नफासत उनमें जो आई और अंग्रेजी जो एक स्टाइल आया, वो शायद इस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने की वजह से आया। जी, कहा जाता है ग्रेगरी पैक से वो बहुत प्रेरित थे। जी हाँ, और देवानंद साहब ने बाद में जब मुंबई में अपना करियर शुरू किया तो वो वक्त 1940 की शुरुआत। जी हाँ, और उन्होंने मुंबई के चर्च गेट में मिलिट्री सेंसस ऑफिस में नौकरी कर ली। जी हाँ, और मुझे याद है एक मशहूर पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट। जी जी, इसमें देवानंद साहब ने अपना अनुभव लिखा था कि उस वक्त खतों को उन्हें पढ़ करके तय करना होता है कि इस पत्र को आगे जाने दिया जाए या नहीं। अच्छा। और उसमें जो पारिवारिक संबंधों पर आधारित बातचीत पढ़ने को मिलती थी, या जो किस्से उन्हें पढ़ने को मिलते थे, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और कहानियां उनके मन में जन्म लेने लगी। और देवानंद साहब ने अपने शुरुआती दौर में, जैसा कि कहा, कि पत्र छांटने का काम करते थे। बाद में वे इप्टा से भी जुड़े, और उसके लिए उनकी प्रेरणा रहे उनके बड़े भाई साहब यानी चेतन आनंद जी, जो खुद एक महान निर्माता, निर्देशक रहे। और चेतन आनंद साहब के असर से उन पर जाहिर है कि अभिनय से उनका जुड़ाव रहा, और सबसे ज्यादा वो प्रभावित रहे अशोक कुमार जी से। जी हाँ, और ये एक किस्सा भी बताया जाता है मनीषा जी की प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पै साहब थे। उन्हें मिलने के लिए जब देवानंद साहब आए तो उनके व्यक्तित्व को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका कॉन्फिडेंस, उनका तरीका बात करने का और मुस्कुराने का, क्या बात है, कि उन्होंने तय कर लिया कि इस बंदे को हीरो बनाना ही है। और हम सबके दिलों पे राज करने वाले देव साहब हीरो बन गए। और क्या हुआ, 1946 में एक फिल्म आई हम एक हैं, और इसमें उनकी ऑपोजिट थी कमला कोटनिस जी। श्रोताओ, इसी दौरान क्या हुआ कि पुणे में शूटिंग चल रही थी,
और वहाँ उनकी दोस्ती हो गई गुरुदत्त साहब से। गुरुदत्त साहब के साथ उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आपस में ये तय हुआ कि अगर गुरुदत्त साहब कोई फिल्म बनाएंगे तो देव साहब को मौका मिलेगा, और अगर देव साहब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त जी रहेंगे। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग सोची, और ऐसा हुआ भी। श्रोता, शुरुआती जो फिल्में थी ना देव साहब की, वो सब विमेन ओरिएंटेड जो फिल्में थी वो रही। नायिका प्रधान ये फिल्में थी, विद्या, जीत, शायर, अफसर और सनम। और इन तमाम सारी फिल्मों में उनके साथ लीड रोल में सुरैया जी हुआ करती थी, और ये जो जोड़ी थी देव साहब की और सुरैया जी की, ये भी बहुत मशहूर हुई। बहुत सारी बातें हैं, क्या करें और क्या छोड़ें। एक फिल्म हमें याद आती है 1948 यानी 1948 में आई थी फिल्म जिद्दी, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कामिनी कौशल जी, और एक गीत है इस फिल्म का, जिद्दी का, जो उन पर फिल्माया गया, जो पहला डुएट लता जी और किशोर जी का भी था जी। वो गीत था ये कौन आया। आंखों में रंगी बहारें लिए, होठों पे अमृत की धारें लिए, आंखों में रंगी बहारें लिए, होठें लिए, लूट लिया किसने ये दिल का करार, मेरे दिल का करार। ओ तन मन में छाया है प्यार, ओ कौन आया। इसी फिल्म में किशोर कुमार का भी बहुत मशहूर गीत था, मरने की दुआएं क्यों मांगू। वाह वाह, है ना। तो श्रोताओ, देव साहब की ये जो अभिनय यात्रा है, इसके बारे में हम और क्या बात करें। मुझे लगता है कि हमारे पिटारे को एक बार फिर हम खोलते हैं और अपने श्रोताओं को देव साहब की वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखी है, जिसमें आप सुनेंगे उनकी आवाज। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। मैंने यूरोप, अमेरिका, रशिया, फार ईस्ट, इन सब जगहों के कई बार दौरे किए हैं। वहाँ के लोगों से मिला हूँ, उनके काम करने, फिल्में बनाने के तरीकों को करीब से स्टडी किया है। वहाँ के काफी कलाकारों, लेखकों, डायरेक्टरों और फिल्म बनाने वालों से मेरी वाकफियत है, जान पहचान है। आपको याद होगा नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी थी। अंग्रेजी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हिंदी फिल्म अपनी हिंदी जनता के लिए। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने के बजाय फिर से बनवाया। हालांकि उस पर खर्च बहुत पड़ा, लेकिन खर्च तो पैसा होता है फिल्म बनाने में, बेशुमार पैसा जाता है, खासकर जब कहानी का फैलाव या कैनवस बड़ा हो। गाइड को फिल्माने में भी बहुत पूंजी खर्च हुई, लेकिन मैंने बहुत से सबक भी सीखे। मैंने महसूस किया कि अगर आपको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज पर्दे पर लाने हैं तो आपको लेखक भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी। आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विचारधारा में जब ही रहेगा जब आप खुद अपने ही जरिए उस नजरिए को दुनिया के सामने लाएं। इसलिए जरूरी हो जाता है सालों के एक्सपीरियंस के बाद, अगर किसी आर्टिस्ट में काबिलियत और इमेजिनेशन और स्टडी और सोचने का मादा हो, कि वो खुद लिखे और खुद डायरेक्ट करे, अगर उसे नए नए ढंग की फिल्में बनानी है तो। इसीलिए मैंने भी डायरेक्शन शुरू कर दी और सबसे पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की उसका नाम था प्रेम पुजारी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई हरे राम हरे कृष्ण, जिसे मैंने खटमंडू में शूट किया और जिसे फिल्माने में भी मुझे बहुत ही मजा आया। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई हीरा पन्ना। लेकिन इस मुलाकात में आपको अभी एक प्रेम पुजारी का गाना सुनाता हूं। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो जमीन जिसकी
कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुककर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए? गिनेंगे जब सांस देने के लिए थोड़ा दम लेना होगा। लेकिन अपनी कंपनी में नवकेतन के झंडे तले मैंने कोई 25 फिल्में बनाई हैं और अभी बहुत सी फिल्में और बनानी हैं। बहुत से आइडियाज हैं मेरे दिमाग में। न जाने कितनी कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़ता। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है मनीषा जी। देवानंद साहब की ये जो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे थे, इसके आखिरी हिस्से में जो गीत बजा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों का गाना। उन्होंने तो जिंदगी का साथ निभाया भी और जिंदगी ने भी बखूबी उनका साथ निभाया। अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया और अपनी एक खास जगह बनाई। नवकीर्तन इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले न जाने कितनी फिल्में और भी आपके जहन में कौंध रही होंगी। ऐसे महान कलाकार को आज हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। और अब जैन जी सुनते हैं एक गीत, गुपचुप। और ये जो गीत है ना, इसमें फिर एक बार चांद से कुछ इसरार किया है। क्या इसरार किया, इसको सुने और हमारे श्रोता अंदाजा लगाएं कि हम अगली बात किसकी करने वाले हैं। गुपचुप गुपचुप प्यार करें, चुप चुप आंखें चार करें, गुपचुप गुपचुप प्यार करें, चुप चुप आंखें चार करें। नाके मुक्के चुमकले, नाके मुक्के चुमकले, टम गले गो टम गले। जान मुसाफिर रात के, जान मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे जा, छुप जा, तेरी मिन्नत का बार करे, या गुपचुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करे, गुपचुप प्यार करे। ये बहुत ही रोमांटिक गीत, फिल्म सजा का, आवाज संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की। क्या बात है। हेमंत कुमार साहब की आवाज में गीत सुने तो देव साहब की याद आ जाती है। देव साहब को याद करें, उनकी किसी फिल्म का गीत याद करें तो हेमंत कुमार की याद आ जाती है। और ये एक विचित्र संयोग भी है कि 26 सितंबर देव साहब का जन्मदिन है और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय यानी हमारे हेमंत दा का स्मृति दिवस भी। हेमंत दा 26 सितंबर 1989 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए, लेकिन हेमंत दा की आवाज आज भी
हम सबको प्राणवान किए रहती है। जी मनीषा जी, हेमंत दा के बारे में अपने श्रोताओं को हम बताएं कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 16 जून 1920 को। फिर ये परिवार कलकत्ता आ गया और वहीं उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज की पढ़ाई हुई। और बंगाल के एक गायक थे सुभाष मुखोपाध्याय, जो हेमंत दा के बहुत अच्छे दोस्त बचपन के साथ ही इसके अलावा थे संतोष कुमार घोष, जो कविताएं लिखते थे, और हेमंत कुमार मुखर्जी, जिन्हें हम हेमंत दा कहते हैं, वे शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियां लिखा करते थे। और श्रोताओ, बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका की एक मैगजीन है देश, जिसमें उनकी कहानियां छपी भी। मनीषा जी, उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला तो लिया था, मगर वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। कैसे कर पाते पढ़ाई इंजीनियरिंग की जब वो बनना चाहते थे एक संगीतकार, एक गायक, बल्कि गायक ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय पंकज मलिक का स्वर गूंजा करता था और उनसे लगभग सभी गायक बहुत प्रभावित रहे। और हेमंत दा तो पंकज मलिक जी के गायन से इतने प्रभावित थे कि जब वो गाते थे तो लोग उन्हें छोटो पंकज यानी छोटा पंकज कह के भी बुलाया करते थे। जी, और ये 1935 की बात है। आकाशवाणी के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हेमंत दा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था और ये गीत था आमार गाने ते एले 9 रुपए चिरंतुनी। हेमंत दा के मेंटर यानी उनके गुरु थे शैलेश दत्त गुप्ता, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पंकज मलिक जी का असर उन पर बहुत ज्यादा था। श्रोताओ, फणिभूषण बैनर्जी, जो स्वयं फैयाज खान साहब के शिष्य थे, उनसे हेमंत दा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। और इनका जो पहला हिंदी रिकॉर्ड ग्रामोफोन कंपनी इंडिया कोलंबिया के नाम से निकला था, इसमें 2 बहुत मशहूर गीत हैं। आइए इन दोनों गीतों की झलक सुनते हैं। कितना दुख भुलाया तुमने प्यारे, मेरे जख्म दिल पे रख कर अपना कोमल हाथ, मेरे जख्म दिल पे रख कर अपना कोमल हाथ। प्रीतम क्यों घबराए हो, प्रीतम क्यों घबराए हो, बस पूछ के इतने बात, सब दर्द मिटाया तुमने प्यारे, सब दर्द मिटाया तुमने प्यारे। ओ प्रीत निभाने वाली, मुझे खबर है तू भूलेगी एक दिन मेरा प्यार, अपने गले से मेरे प्रेम की माला देगी उतार, मेरी आशाओं के बस्ते को मिटाएगी तू, मेरी आशाओं के बस्ते को मिटाएगी तू, दिल मेरा लूट के एक दिन चली जाएगी तू। कमलदास गुप्ता जैसे महान संगीत निर्देशक और फैयाज हाशमी के वो अमर गीत हम कैसे भूल सकते हैं। अब हेमंत दा के गाए कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं, कुछ गजलें भी हैं जो हमारे श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में तमाम सारे गीत और उन गजलों का समावेश करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक गुलदस्ता जरूर उन यादों का महकता हुआ हम आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। जाने वाले से रुकने की, जाने वाले से रुकने की आशा है बेकार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना। दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल, दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल। और मैं डालों से फेंका करता था तोड़ के फल, और मैं डालों से फेंका करता था तोड़ के फल। मालिक था बस हमारा दुश्मन, अपना बचपन भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना। मुसीबतों को बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, मुसीबतों को बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये दिल तो मुझको मिटा चुका है, आज मैं दिल को मिटा रहा हूँ। जहाँ हंसी थी वहाँ तो रोया, वहाँ तो रोया, जहाँ खुशी थी वहाँ तो तड़पा, वहाँ तो तड़पा। जहाँ पे सारी दुनिया रोती, जहाँ पे सारी दुनिया रोती, वहीं मैं अब मुस्कुरा रहा हूँ। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है, क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है, अश्क आँखों से रवा। और अब हेमंतदा की आवाज हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो बहुत खास है, आइए सुनते हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया। और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक्स 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था
लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है ना तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने को समृद्ध करती है और इस रिकॉर्डिंग को हमने आपको आज फिर सुनाया। श्रोताओ, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, सभी सुनने वालों का स्वागत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में। इस अंक में संपादकीय महबूब खान का फिल्म संसार। लघु रूपक हिंदी फिल्मों में नारी का सशक्त रूप। मनवा पंख फैला के लाइट्स टू फ्लाई, दुनिया पुल 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 कर कीप्स ऑन फ्लाइंग। स्मृति शेष, निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार को श्रद्धांजलि। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। संपादकीय महबूब खान का फिल्म संसार। श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है कि कोई कलाकार अपनी किसी कलाकृति के लिए इतनी प्रसिद्धि पा जाता है कि वो दोनों ही यानी कलाकार और उसकी कलाकृति एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कलाकार को याद करते हैं तो कलाकृति का नाम अनायास होठों पर आ जाता है, और उस कलाकृति का जिक्र हो तो कलाकार के बारे में विस्तार से बात करना जरूरी हो जाता है। हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है महबूब खान, और जिस कलाकृति की बात हो रही है वो है उनकी फिल्म मदर इंडिया। अटपुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। जी हाँ श्रोताओ, जिया भी उड़ेगा, आंख भी लड़ेगी, मगर गाड़ी धीरे धीरे नहीं जरा तेज ही भागेगी, क्योंकि ये है महबूब खान के फिल्मी करियर की गाड़ी। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था 1935 में। 9 सितंबर 1907 को गुजरात के बिलीमोरा में जन्मे महबूब खान घोड़ों के सप्लायर नूर मोहम्मद अली के साथ उनके अस्तबल में घोड़ों की नाल रिपेयरिंग और फिक्सिंग का काम करने मुंबई आए थे। अब चूंकि घोड़े
फिल्मों के सेट पर भेजे जाते थे तो नूर मोहम्मद की सिफारिश पर महबूब खान सीधे दक्षिण की फिल्मों के निर्देशक चंद्रशेखर से मिले और डायरेक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। ये मूक फिल्मों का दौर था। कुछ एक फिल्मों में एक्स्ट्रा और कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। आगे सागर मूवीटोन के खेमे में महबूब खान दाखिल हुए। उन्हें स्वतंत्र रूप से फिल्म निर्देशन का अवसर मिला। 1935 की यह पहली फिल्म थी अल हिलाल। सागर मूवीटोन और नेशनल स्टूडियोज के लिए महबूब खान द्वारा निर्देशित उल्लेखनीय फिल्में थीं 1936 डेक्कन क्वीन, 1939 एक ही रास्ता, 1940 की फिल्में अली बाबा और औरत तथा 1941 की फिल्म बहन। बोल 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 रे मन के पंछी बोल, मेरे मीठे गीत सुहाने, प्यारे प्यारे तेरे गाने, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल। अब ये पंछी और भी मुखरित होकर बोलने लगा था। 1945 में महबूब खान ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी खोल ली, महबूब प्रोडक्शंस। 1946 में सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया जैसे नामचीन सिंगिंग स्टार्स को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई अनमोल घड़ी। मन लेता है अंगड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है अंगड़ाई। वो घड़ी वाकई अनमोल ही साबित हुई जब महबूब खान ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा होगा। ये म्यूजिकल फिल्म जबरदस्त हिट हुई और फिर एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला सा चल पड़ा। 1948 में अनोखी अदा, 1949 में अंदाज, 1951 में आन और 1954 की फिल्म अमर। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है, जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ के मंदिर में इंसाफ हुआ और ऐसा इंसाफ हुआ कि भारतीय फिल्म जगत के साथ साथ अपना करियर शुरू करने वाले महबूब खान फिल्मों के इतिहास में अमर हो गए। वर्ष 1957 में महबूब खान द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म रुपहले पर्दे पर आई मदर इंडिया। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटाता रे बादल, करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटाता रे बादल, करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया एक ऐसी मां की कहानी जो बेबस है, मजबूर है, मगर सच्चाई और नैतिकता पूर्ण जीवन चाहती है। जमींदार द्वारा सताए जाने के कारण उसका अवसादग्रस्त अपाहिज पति उसे छोड़कर जा चुका है। बेटे की मौत के बाद दुखों का पहाड़ टूटने पर भी किसी तरह जीवन बिता रही है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो माँ मेहनत मजदूरी करके बाकी दो बेटों की परवरिश करती तो है, मगर उसका एक बेटा उस जमींदार के लिए बदले की आग में जलता रहता है। बागी होकर डाकू बन जाता है। जमींदार पर हमला करके अपनी मां के गिरवी रखे कंगन छीनने वाले उस बेटे को गांव से निकाल दिया जाता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली वो मां
उसके परिवार को प्रताड़ित करने वाले उस जमींदार को और उसकी बेटी को अपने डाकू बेटे से सुरक्षा का वचन देती है। जमींदार की बेटी के विवाह के दिन वो डाकू बेटा गांव पर हमला बोल देता है। जमींदार को मौत के घाट उतारकर उसकी बेटी का अपहरण करके भागने लगता है। तभी मां बंदूक से गोली दाग कर उसे मार देती है। वो मां आज पूरे गांव की मां है। उसी के हाथों गांव में बनी नहर का उद्घाटन हो रहा है। खुशहाली लौट आई है। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया। नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, कुमकुम और कन्हैया लाल अभिनीत महबूब खान की इस फिल्म ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेशुमार सफलता हासिल की। एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में मदर इंडिया को नॉमिनेशन मिला। यह सम्मान पाने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। 1958 का सर्वोत्तम फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म तथा बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मदर इंडिया को मिला। मदर इंडिया के बाद 1962 में महबूब खान ने फिल्म बनाई सन ऑफ इंडिया। मदर इंडिया का सीक्वल कही जाने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई, मगर आज भी इस फिल्म के इस गीत की वजह से इसे साल में कई बार याद किया जाता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। महबूब खान और मदर इंडिया ये दोनों नाम मानो एक दूसरे का पर्याय बन गए। साल 2007 में महबूब खान की जन्म शताब्दी मनाई गई। उनके सम्मान में डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें महबूब खान की तस्वीर है और उनके पीछे मदर इंडिया फिल्म का वही सुपरिचित दृश्य, कंधे पर हल लिए अभिनेत्री नरगिस। फिल्म मदर इंडिया के लिए मशहूर ये सन ऑफ इंडिया 28 मई 1964 को इस दुनिया से विदा हो गया। ये था संपादकीय महबूब खान का फिल्म संसार। चित्र भारती में अब सुनते हैं लघु रूपक, हिंदी फिल्मों में नारी का सशक्त रूप। ये एक आम धारणा है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान संस्कृति या पुरुष सत्ताक जीवन पद्धति का निर्वाह करता है, परंतु इसी समाज में नारी को शक्ति स्वरूपा मानकर उसकी पूजा भी होती है। हमारे देश में कई स्थानों पर मातृसत्ताक जीवन पद्धति भी देखने को मिलती है। एक और पुरुष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने की सांस्कृतिक विरासत को निभाते हुए अपने मेल ईगो यानी पुरुष अहंकार को सहेजते हुए परिवार का प्रमुख होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ दिखाई देता है, तो दूसरी ओर वही पुरुष नवरात्रि या तत्सम त्योहारों पर देवी की भक्ति भाव से पूजा करता हुआ भी दिखाई देता है। जय जय रे जगदम्बे माता, जय जय रे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय रे जगदम्बे माता, जय जय रे जगदम्बे माता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
ऐसे संस्कारों के बावजूद कभी शिक्षा के अभाव में तो कभी गलत संगति के कारण या गलत सलाह के कारण पुरुष नारी का शोषण करता हुआ दिखाई दिया और अपनी शक्ति को पहचानकर नारी ने इस दमन चक्र का जब भी विरोध किया तो जीत उसी की हुई। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। नारी की इस शक्ति स्वरूप की झलक साहित्य में ना मिलती और इन कहानियों पर फिल्में ना बनती तो ही आश्चर्य होता। जहां एक तरफ नारी सुलभ भावनाओं ने संबंधों को सहेजने का, पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने का काम किया, तो दूसरी तरफ इसी नारी शक्ति ने जुल्म ढाने वाले का, फिर वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, सर्वनाश किया है। 1957 की फिल्म मदर इंडिया की नायिका राधा एक ऐसी कृषक स्त्री है जो पति के पश्चात बच्चों को संभालते हुए अपना रास्ता स्वयं तय करती है, अत्याचार करने वाले बेटे को स्वयं मारती है। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। श्रोताओं, अब 60 के दशक में आते हैं। 1966 की फिल्म गाइड, निर्देशक विजय आनंद। फिल्म की नायिका रोजी एक वेश्या की बेटी है। उम्र में बड़े खूसट मार्को से विवाह करके समाज में एक सम्मान तो वो पा लेती है, पर बदले में नर्तकी बनने का सपना मन में दबा रह जाता है। पेशेवर गाइड राजू से मिलकर उसे आशा की किरण दिखाई देती है। राजू रोजी को एक प्रोफेशनल डांसर बनने में पूरी मदद करता है। साल 1971, फिल्म रेशमा और शेरा। कबीलों की आपसी लड़ाई के कारण बढ़ते खून खराबे को रोकने के लिए अपने ही पिता के हत्यारे से विवाह करने वाली ये नायिका अचंभित करती है। अगर मेरे प्यार का बलिदान मेरा वचन पूरा कर सकता है, मेरे शेरा को धर्म की राह दिखा सकता है, तो मैं अपने प्यार की चिता बनाकर अपने बाप और भाई के हत्यारे से दिया रचाऊंगी। पुरुष प्रधान व्यवस्था में स्वाभिमान से जीती नारी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगी। पति परमेश्वर की गलतियों को स्वीकार करने का जमाना बीत गया। विवाह बाह्य संबंधों पर आधारित 1982 की फिल्म अर्थ नारी जीवन के आंतरिक संघर्ष को प्रस्तुत करती है। 1982 की जब्बार पटेल निर्देशित फिल्म सुबह की नायिका सुलभा घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज उपयोगी कुछ काम करने का सपना देखती है और घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर महिला सुधार गृह की वार्डन बनकर अपने लिए एक नई शुरुआत करती है।
मानसिक विक्षिप्तता से जुड़ी अत्याचार की समस्या पर आधारित 1993 की फिल्म दामिनी नारी की न्याय के लिए संघर्ष की कहानी है, जो पीड़ित नौकरानी के लिए अपने ही अमीर ससुराल के विरुद्ध खड़ी होती है। सन 2000 की फिल्म अस्तित्व, लेखक निर्देशक महेश मांजरेकर की यह फिल्म हिंदी और मराठी भाषा में एक साथ बनी थी। पत्नी की भावनाओं को कुचलकर विवाह बाह्य संबंध में खुशी ढूंढने वाले अहंकारी पति की मानसिकता को टक्कर देने वाली नारी की यह कहानी है अस्तित्व। ना कटूंगी, ना चलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। नारी की जागरूकता जीवन को अधिक सहिष्णु बनाती है, वरना उसके मन की कोमलता का दुरुपयोग ही ये समाज करता आया है। परिणीता, कॉर्पोरेट, कहानी, लज्जा, जख्मी औरत, चक्रव्यूह, गुलाब गैंग, मॉम, ये सूची बढ़ती ही जाएगी और क्यों न बढ़े। परंपरा से वात्सल्य की मूर्ति कहलाने वाली नारी आज अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित होकर आगे जो बढ़ रही है। एक टुकड़ा हंसी चखने, एक डाली जिंदगी रख ले, जीते चल, जीते चल, जीते चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। ये था लघु रूपक, हिंदी फिल्मों में नारी का सशक्त रूप। चित्र भारती में अब स्मृति शेष। 25 अगस्त को मशहूर निर्माता, निर्देशक, गीतकार सावन कुमार टाक का दुखद निधन हुआ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। 9 अगस्त 1936 को जयपुर में जन्मे सावन कुमार की शुरुआत एक निर्माता के रूप में हुई। उनके द्वारा निर्मित 1967 की फिल्म नौनिहाल अभिनेता संजीव कुमार की पहली फिल्म थी। उन्होंने ही हरि भाई जरीवाला को संजीव कुमार नाम दिया था। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी गोमती के किनारे। 1972 की यह फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। सावन कुमार एक मंजे हुए कवि भी थे। अपनी ही फिल्मों के लिए उन्होंने कई गीतों की रचना की जो बेहद लोकप्रिय हुए। बरखा बैरन जरा थम के बरसो,
के बरसों पीर मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसों बरखा बैरन। सावन कुमार की 1983 की फिल्म सौतन को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। फिल्म के सभी गाने अत्यधिक लोकप्रिय हुए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। 25 अगस्त 2022 को वे इस असार संसार से विदा हुए। निर्माता, निर्देशक, गीतकार सावन कुमार टाक की स्मृतियों को विनम्र नमन। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। चित्र भारती में अब चलते चलते कुछ जरूरी सुरीली यादें। दोस्तों, इस वर्ष 6 फरवरी को हमने खोया गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर को। उनके दुखद निधन के बाद इस माह में उनकी पहली जयंती है 28 सितंबर को। भारत रत्न लता मंगेशकर, इस महान कलाकार के सुरों से सराबोर है हमारा जीवन। भारत के किसी भी प्रांत के हों, हम सब अपनी अपनी भाषा में लता जी की आवाज में हर दिन कोई न कोई गीत अवश्य सुनते हैं। उनकी स्मृतियों को विनम्र अभिवादन। सितंबर को मूर्धन्य संगीतकार, गायक, भारत रत्न स्वर्गीय भूपेन हजारिका की जयंती थी। दोस्तों, आप जानते हैं इंटरनेट पर हमारी खोज का प्रवेश द्वार होता है गूगल, और 8 सितंबर को अपने सर्च इंजन का डूडल बनाया था गूगल ने भूपेन दा को। भूपेन हजारिका की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित करने का गूगल का ये अनूठा प्रयास था। आवारा हूँ, जमीन पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। हाँ, आवारा हूँ, हाँ, आवारा हूँ। यहाँ का वहाँ का कहीं का नहीं हूँ, दिशाओं का मारा हूँ। हाँ, आवारा हूँ, हाँ, आवारा हूँ। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर जयंत पात्रेकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। और अब विविधा का अंक समेटने का वक्त आ गया है जयंत जी। अगली विविधा के लिए अब हमें तैयारी भी करनी है, तो आप सभी से आज के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। मैं आपकी दोस्त मनीषा जैन और मैं जयंत पात्रीकर, हम दोनों का आपको नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।